हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपको पता ही है क्या चल रहा है। बीकॉम प्रोग्राम, थर्ड सेमेस्टर, कंपनी लॉ, फर्स्ट चैप्टर, और ये है उसकी तीसरी वीडियो। और यहाँ पे पहले की दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो फटाक से जाके देख लेना। कंपनी के बारे में बहुत बेसिक बातें और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो उनको नहीं समझ पाओगे तो आगे की वीडियो को भी डेफिनेटली नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए पहले जाके उनको जरूर देख लेना। और आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। भैया कंपनी बनाई है, हमने उसके बारे में भी जान लिया, अब क्या फायदे क्या है कंपनी के। बेसिकली यही रीजन है कि हम क्यों कंपनी बनाएं। तो देखो, सबसे पहला फायदा है कंटिन्यूटी। हम कंटिन्यूटी क्या है, अब कंपनी की ना कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके मेंबर्स जी रहे हैं, मर रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहेगी, ठीक है, कंपनी कंटिन्यू करेगी अपना काम। तो इसीलिए जो परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी की, वो अलाउ करती है कंपनी को कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लें। कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साल 20 साल लगेंगे ना प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी तो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये काफी अच्छा फायदा रहता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लार्ज कैपिटल। अब भैया इसमें ना कैपिटल जनरेट करना काफी आसान रहता है। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक से फंड्स उठा सकते हो, शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके। तो इसीलिए यहाँ पे पैसा आपके पास काफ़ी रहता है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा और अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो लार्ज कैपिटल एक डेफिनेटली बड़ा प्लस पॉइंट है। थर्ड है यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको बताया ही था मैंने कि कंपनी जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इसीलिए इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो सिर्फ उस एक्सटेंट तक लाइबल होते हैं उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है कंपनी में, ठीक है ना। तो पर्सनली लाइबल नहीं होते, लिमिटेड लाइबिलिटी है। ये काफ़ी बड़ा फायदा आपको देखने को मिलता है कंपनी में। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो ये फीचर है कंपनी का, इससे लिक्विडिटी मिलती है। जो आपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी भी समय अपना शेयर बेच सकते हैं और उनको बदले में कैश मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो जो शेयर्स की ट्रेडिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज से फैसिलिटेट की जाती है। तो इसलिए शेयर्स काफ़ी अच्छे से ट्रांसफर हो जाते हैं काफ़ी आसानी से। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपने इलेक्ट किए हैं शेयर होल्डर्स ने, जो कंपनी को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वर्किंग देखेंगे कंपनी की, ठीक है, वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को कंपनी के लिए। यस, दे आर अकाउंटेबल। तो जो वोटिंग पावर है शेयर होल्डर्स की, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है कंपनी की पॉलिसीज को। सिक्स्थ है डिफ्यूज्ड रिस्क। जो रिस्क है लॉस का, वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो जाता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ये बहुत एक कम रहता है कि एक इंडिविजुअल को, ईच शेयर होल्डर को ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया है, ठीक है ना। तो सब बढ़ जाता है। सेवेंथ है लार्ज मेंबरशिप। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कि कितने हो सकते हैं कंपनी में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे जो है बड़े स्केल पे आप कर सकते हो और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स आप काम कर सकते हो। एट्थ है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जो अब क्योंकि इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं और लोगों से पैसा उठाना जो है ये इसको पॉसिबल बनाता है कि ये लार्ज स्केल पे आप बिजनेस कर सको, बदले में आपको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाए। तो ये एक फ़ायदा रहता है। और लास्ट है इसमें क्रेडिटेबिलिटी। अब जो कंपनीज हैं वो कुछ ऑब्लिगेशंस के अंडर होती हैं कि उसको अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करनी है, वगैरह वगैरह। तो इससे जो है ना पब्लिक को कंपनी पे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि भाई यार ये तो बहुत सही कंपनी है। उसको जब स्टडी करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कंपनी के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है। इससे जो कंपनी की बोरोइंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। तो कहेंगे भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसका अभी तक बिल्कुल जो है हिसाब क्लियर चल रहा है, तो इसको हम इसको हम पैसा दे सकते हैं उधार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा फायदा रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जितनी एडवांटेजेस हैं उतनी डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कहता है डिफिकल्ट इन कॉर्पोरेशन। कंपनी को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है। यहाँ पे आपको लीगल इतनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं कि बस बंदा खत्म हो जाए, तो इसलिए बनाना इसको बहुत मुश्किल है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस जो आप ROC को दोगे, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें टाइम काफ़ी लगता है और डिफिकल्ट भी होते हैं थोड़े। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। जो वर्किंग है कंपनी की, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं, वो ही मैनेज करते हैं कंपनी की वर्किंग। उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो ना हो बिजनेस में, ठीक है,
और इसको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं ना उनका, तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनी को नुकसान लग जाए कि भैया उनको तो पर्सनली इंटरेस्ट था नहीं, उन्होंने बस पैसों के लिए जैसे तैसे मैनेज कर दिया तो कंपनी को लॉस हो जाए, ऐसा हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनका कोई डायरेक्ट हक नहीं होता कंपनी की वर्किंग में बोलने का। वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं, वाइड होते हैं, पूरे देश में होते हैं। आपने भी अगर शेयर्स अगर किसी कंपनी के खरीद रखे हैं तो अब जाहिर सी बात है देश के पता नहीं कौन से कोने में बैठ बैठ के लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो इस वजह से बहुत बिखरे हुए होते हैं, उनको डायरेक्ट से नहीं होता है कंपनी की वर्किंग में, तो शेयर होल्डर्स की आवाज़ कई बार अनसुनी रह जाती है। फोर्थ है लैक ऑफ सीक्रेसी। ये बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना सीक्रेसी कंपनी में। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स आपको पब्लिश करने होते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल एसोसिएशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फाइल करना होता है, सारी चीज़ें बाहर निकालनी होती है, ये ज़बरदस्ती है, तो सीक्रेसी इसमें यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है अगर आपको कुछ सीक्रेट रखना है तो। फिफ्थ पॉइंट, टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। वही पहला जो पॉइंट था ना उसके जैसे ये पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन में नहीं भाई, इनकॉर्पोरेशन के आगे भी पूरे प्रोसेस में वाइंडिंग अप तक बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की एक एक्सटेंशन है ये कि बनाना मुश्किल है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और बनाने के साथ साथ चलाना और बंद करना भी मुश्किल है। सिक्स पॉइंट है स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंपनी में कोई किसी के पास भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है डिसीजंस लेने की। कुछ डिसीजंस जो हैं वो अलग अलग जनरल मीटिंग्स में लिए जाते हैं, इससे काफ़ी डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। कब जाके तुम सोचोगे अच्छा ये डिसीजन लेना है, मीटिंग कर लेते हैं, फिर कब तुम मीटिंग अनाउंस करोगे, फिर कब जाके मीटिंग होगी, फिर कब जाके डिसीजन लिया जाएगा, तो भैया बरसों निकल जाएंगे इसमें, तो है पता ही आपको। ठीक है, तो इसलिए स्लो होता है काफ़ी प्रोसेस। सेवन्थ है इसमें पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। जो ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है, क्योंकि हमने उनको सेपरेट रखा है, इससे फ्रॉड बढ़ सकता है कि भैया जो पर्सन, जो भी इंसान है, अनस्क्रूपलस पर्सन, ठीक है, मे फॉर्म और वाइंड अप द कंपनी टू चीट द शेयर होल्डर्स और ग्रैब द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इनोसेंट शेयर होल्डर्स। जो बेचारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती कंपनी बना दी है, ज़बरदस्ती वाइंड अप करवा दी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स उनकी छीन ली, ऐसी हरकतें हो सकती हैं, फ्रॉड्स जो है यहाँ पे हो सकते हैं। एट्थ है डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। जो डिसीजंस है मेजोरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं, बहुत कम प्रोविजंस है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर नाइन्थ है सोशल डिसएडवांटेजेस। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल है, उनकी काफ़ी सोशल डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पोल्यूशन वगैरह वगैरह, ये तो बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं ही इनकी। ठीक है ना, तो ये सारे इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। अब कंपनी और पार्टनरशिप फर्म्स में भैया फ़र्क होता ही है भाई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंपनी की तो एक ना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है उसके सिग्नेचर्स के लिए, वगैरह वगैरह ऐसी सारी बातें हैं। पार्टनरशिप जो है ना लोगों के बीच का रिलेशन है, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, चाहे एक बंदा करे चाहे सारे करे, ठीक है, जो लोग हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं, और उसको पूरे को मिला लो तो उसको फर्म कहते हैं। ठीक है, तो उसके डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर नहीं सकते, बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है, वो है कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। दो टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा कभी। जो कंपनी है जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लीगल पर्सोना, और इसकी डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, येट इन रियलिटी इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जाहिर सी बात है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और इनफैक्ट द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। जो लोग हैं कंपनी के पीछे, ठीक है, उन्होंने कंपनी बनाई है, उन्होंने एसोसिएशन को स्टेटस दिया है लीगल एंटिटी का। जनरल प्रिंसिपल जो सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी में देखा गया था, फॉलो किया गया था, कंपनी जो है वो अपना सारा काम कर रही है एज लीगल सेपरेटेड लीगल एंटिटी, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपने राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। तो लेकिन कई बार ना केस ऐसा होता है जहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील को उठा दिया जाता है और वहाँ पे गलत काम किया जाता है। कॉर्पोरेट व्हील है ये, कह लो व्हील, आपको जैसे पता है पर्दा टाइप हो गया, तो कॉर्पोरेट व्हील है, यहाँ पे पर्दा है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी के बीच में ये पर्दा है कि भाई तुम दोनों अलग अलग हो, तो इसलिए एक बीच में पर्दा है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, इस पर्दे को हटा दिया, तो उसने ज़बरदस्ती, जो लोग हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस पर्दे को हटाया बीच में से। ठीक है ना, इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, केसेस अंडर
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और केसेस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है ना, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। देखो, केसेस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जब जो लीगल एंटिटी का जो नोशन है उसको यूज़ किया जाता है पब्लिक कन्वीनियंस को डिफीट करने के लिए, रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए, फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्राइम डिफेंड करने के लिए। तो जो लॉ है वो कॉरपोरेशन को जो है, द कॉरपोरेशन एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो मतलब भैया गलत काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि भाई तू तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तुम सब लोग एक ही हो, ऐसा कहेंगे जब गलत काम किया जा रहा है। कोर्ट को इन जनरल उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट पर्सनालिटी को इन केसेस में हटा दिया है। भाई देखो, वही जाहिर सी बात है ना कि हम कहते तो हैं कि अलग अलग है, पर जहाँ पे काम जो ओनर है वो काम ऐसे कर रहा है कि अपने नाम पे नहीं कर रहा है, कंपनी के नाम पे कर रहा है, लोगों को फ्रॉड करने के लिए, गलत को सही दिखाने के लिए, तो फिर लॉ कहता है कि नहीं भाई, हम ये पर्दा हटा दो, तुम एक ही हो, तुमने काम किया, इसकी सज़ा तुमको होएगी, कि वो बच के भाग ना पाए। ठीक है, तो यही होता है यहाँ पे। तो अभी इसमें क्या है कि कैरेक्टर डिटरमाइन किया जाता है कंपनी का, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कंपनी है वो कौन ओन कर रहा है, एनिमीज ऑफ द कंट्री। तो कोर्ट जो है कॉर्पोरेट वीड को डिसरिगार्ड कर देगा। कैरेक्टर देखेंगे जो इंसान है जिसने जो कंट्रोल कर रहा है कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि भाई एलियन एनिमीज जो हैं हम उनको कंट्रोल नहीं करने दे सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कंपनी जो है एजेंट नहीं बन सकती है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है किसी केस में तो शेयर होल्डर्स को लाइबल बना दिया जाता है कंपनी के एक्ट्स के लिए। तीसरे में बेनिफिट ऑफ रिवेन्यूज, ये पता चलता है कि भाई कंपनी जो है ना वो बनाई इसलिए गई थी ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, और ऐसा पता लगता है अगर, तो फिर वही बात होती है, बीच के पर्दे को हटा देते हैं, उनको लाइबल ठहरा देते हैं। इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे होगा सिंपल, तो भाई केसेस होते हैं बहुत सारे जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इस वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना भी समझो कि टैक्स बचाने के लिए कंपनी बनाई है, तो उसको हम कहेंगे अब कंपनी बनाने वाला पैसा देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, लॉज से बचने के लिए उसने कंपनी बनाई है, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि तू कंपनी और कंपनी बनाने वाला एक ही है। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसमें है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। में वेलफेयर को अवॉइड करने के लिए जब नई कंपनी बनाई जाती है तो फिर हटा देते हैं। फिर सिक्स पॉइंट हो गया फ्रॉड और फ्रॉडलेंट स्कीम। भैया कंपनी को किसी इलीगल और फ्रॉड को कवर करने के लिए कंपनी बनाते हो, फिर वही करते हैं, एक्सपोज करते हैं लोगों को, उनको एक ही करते हैं, और फिर वही सारी चीज़ें। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कंपनी बनाई गई है किसी और की बिजनेस अपॉर्चुनिटी डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ यही काम के लिए, फिर वही काम हम करते हैं, बिल हटा देते हैं। ठीक है, और आखिरी पॉइंट यहाँ पे डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ अ कंपनी। जो एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है शेयर होल्डर्स का, उसी को हम कहेंगे, उसको मान सकते हैं कि वो कंपनी का एक्सपर्टीज है। तो यही वहाँ पे फिर से वही बात आ जाता है, पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम केसेस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है, इसमें है पहला रिडक्शन इन मेंबरशिप। भैया जब नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम हो जाते हैं, जैसे कि पब्लिक के लिए 7 हैं और प्राइवेट के लिए 2 हैं, अगर इससे कम हो जाते हैं और 6 महीने या उससे ज़्यादा कंपनी चलती रहती है, तो हर मेंबर जो कंपनी का है वो लाइबल हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। भैया बात ये है ना कि कंपनी में मान के चलो 7 लोगों की होती है कंपनी, पब्लिक कंपनी है ना, उनके हो गए, एक बंदे ने छोड़ दी, 6 लोग हो गए। अब भैया तुम 6 महीने के अंदर अंदर अपनी वो वैकेंसी पूरी करो, 7 लोग करो, पर अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर काम नहीं कर पाते हैं तो फिर बाकी के जितने भी बचे हुए मेंबर हैं, इन दिस केस 6, तो वो सब पर्सनली लाइबल हो जाएंगे कंपनी के डेट्स के लिए। ठीक है, उन 6 महीने के बाद, उन 6 महीने के बाद, नॉट जो 6 महीने के बीच में हुई है उनके लिए नहीं, उन 6 महीने के बाद भी जो लाइबिलिटीज आएंगी सिर्फ उन्हीं के लिए होंगे। ठीक है, दूसरा होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। एक होल्डिंग कंपनी जो है, इट इज़ डिफाइंड इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी वो होती है ना कि भैया कंपनी के अंडर एक और कंपनी बना ली। ठीक है, जिस एक कंपनी के पास अगर दूसरी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, तो जो जिसके पास है उसको हम पेरेंट होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और जिसका शेयर है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ वही केस आ जाते हैं कि बैलेंस शीट वगैरह को लेकर दिक्कत है, कुछ कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे हम व्हील उठा देते हैं।
कि भैया जो कंपनीज होती है, जो होल्डिंग कंपनी है, उनको सारी चीज़ें लगानी होती है, बैलेंस शीट, कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, हर अपनी सब्सिडरी के लिए ये ऐसा ज़रूरी होता है। नहीं करते हैं तो भाई हम व्हील वगैरह हटा देते हैं। और जो लिस्टेड कंपनीज है उनको सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालो ताकि अच्छे से फाइनेंशियल जगह जो है उनकी पोजीशन पता लग सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सब्सिडरी कंपनीज है, वैसे तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई इन रियलिटी दे आर अ पार्ट ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है, ऐसा एक ग्रुप है, ठीक है, अलग नहीं है वो, ऐसा लग रहा है, तो फिर हम व्हील हटा देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन। तीसरा मतलब कि जो हमने पहला किया था मेंबरशिप वाला, दूसरा होल्डिंग सब्सिडरी, अब तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक इंस्पेक्टर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है ना, उसको पूरी पावर्स मिलती हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ठीक है। डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है ऑफ अ डायरेक्टर इन अ लिमिटेड कंपनी, वो एक मेंबर्स की तरह ही सेम होती है, ठीक है ना, लेकिन इसको अनलिमिटेड बना देते हैं मेमोरेंडम से, या फिर मेमोरेंडम से वगैरह से उसको अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो मैनेजर लिमिटेड कंपनी के मैनेजर के लिए भी चीज़ एप्लीकेबल होती है। सिक्स्थ है फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी के जो भी उसके टाइम फ्रेम है, जब चल रही है कंपनी, ऐसा लगता है कि कंपनी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, या फिर किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, तो उस कंपनी को पर्सन्स जो हैं उन पे डाल देंगे कि भाई तुमने ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश करी है। सेवेंथ है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन मनी है उनके एप्लीकेंट्स का, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, वही होता है ना, उनको पैसा वापस कर देते हैं, उनको 45 डेज के विद इन करना होता है। तो नहीं तो डायरेक्टर्स जो है जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं वो पैसा वापस करने के लिए एट इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 45th डे। एट्थ है मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। जो मिसरिप्रेजेंटेशन है प्रोस्पेक्टस में, हर डायरेक्टर, प्रमोटर, एवरी अदर पर्सन जो ऑथराइज है इशू करता है। मतलब देखो भाई बात ये है ना कि प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सारी बातें सही सही होनी चाहिए। नाइन्थ है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। ठीक है ना, तो भैया वही बात है, डायरेक्टर जो बाकी जो भी ऑफिसर्स है वो पर्सनली लाइबल होंगे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है तो। टेंथ है लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोटर्स जो हैं प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं उसके लिए पर्सनली लाइबल होंगे, क्योंकि उस समय तो कंपनी बनी नहीं थी, तो खुद को ही लाइबल होना पड़ेगा। 11th है अल्ट्रा वायरस अटैक। जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो पर्सनली लाइबल होंगे हर उस एक्ट के लिए जो उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे किया है, अगर इट इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी और अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स इफ द कंपनी डज नॉट अडॉप्ट देयर एक्ट्स। ठीक है, बेकार सा पॉइंट है वैसे। 12th और लास्ट है लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट्स। बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टर को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है कि कोई भी अगर प्रोविजन में डिफॉल्ट किया गया है तो, जैसे नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिफॉल्ट इन होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, डिफॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड्स आफ्टर डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, नॉन कोऑपरेशन विद कंपनी ऑडिटर्स और विद लिक्विडेटर्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम डायरेक्टर्स को ठहरा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चैप्टर ही खत्म हो गया पूरा। और रही बात केसेस की, केस स्टडीज की, तो डेफिनेटली अगली वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन वगैरह जब टाइम मिलेगा डिस्कस कर लेंगे। बहुत कुछ है अभी तो, है ना, बहुत लंबी कहानी है। इनकम टैक्स की भी वीडियोस आ रही हैं, उम्मीद है आप वो देख रहे होगे। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, और आपको ये वीडियो पसंद आई है, सीरीज पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर